ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेक्शन का नोट्स वगैरह मैंने लिखवा दिए थे, एंट्रीज कैसे पास करनी होती है, क्या करना होता है, ये सारा पार्ट हमारा कवर्ड है। अब इसको लेजर में हमें पोस्ट करना है, मतलब वो जनरल में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है एंट्रीज के बारे में। तो देखो एंट्रीज क्या क्या गिवन है आपको। तो पहले पॉइंट में क्या गिवन है, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन लेजर का बनाओगे, जनरल का बनाओगे, तो क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से क्या बनाना है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है कि किसके लिए आप काम कर रहे हो, पहली चीज। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी है बाकी डाटा की। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर, किसके लिए काम कर रहे हो, तो यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। अब किसके लिए काम कर रहे हो, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है आपको, है ना, कहीं गिवन है कि किसके लिए काम कर, क्या लिखा, पास जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, बट किसकी बुक्स में नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डाल के छोड़ दो आप आगे, और फॉर्मेट बना लो किसका, जर्नल का। तो जर्नल का फॉर्मेट बनेगा सिंपल तरीके, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। गुस्सा हो गया बेचारा, भाग रहा है। चलो जी, तो ये हमारा डेट का कॉलम हो गया। देन पर्टिकुलर एलएफ के बाद डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहां लिखेंगे डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट एंड देन रुपीज। अब देखो, जब भी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, पहले ईयर लिखो, किस ईयर में बात हो रही है। देन डेट, डेट क्या है, 1 अप्रैल 2025। अब इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है मोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मतलब मोहन कौन है, जिनसे मुझे पैसा लेना है। अब वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका दिवाला निकल चुका, भैया के पास पैसे वैसे है नहीं देने के लिए। तो अब हुआ क्या, आगे लिखा है रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, मतलब केस वेस कर दिया हमने इसके ऊपर। कोर्ट से एक ऑफिशियल रिसीवर आया, इसकी सारी संपत्ति वगैरह बेच मारी। बेचने के बाद जो मुझे इसने पैसा दिया वो कितना दिया, 50 पैसे इन अ रुपी। इसका मतलब समझाया था मैंने लास्ट क्लास आपको, क्या होता है, 50%, है ना। 50 पैसे 1 रुपए में से, कैसे लिखोगे आप इसे, 50 पैसे 1 रुपए में से, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, तो परसेंटेज ही तो है, ठीक है। तो मुझे कितना मिला, 50 पैसे मिले 1 रुपए में से, और आगे क्या लिखा, अगेंस्ट अ डेट ऑफ कितना, 5000। 5000 में से मुझे आधा मिल गया 50% के हिसाब से। तो देखो जो मिल गया वो कैश में आएगा, और बाकी पैसा क्या फ्यूचर में रिसीव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो तो हो गया इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट के केस में आप क्या लिखते हो, नुकसान हो गया, तो नुकसान को क्या बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बैड डेट्स। और ये पैसा लेना किससे था आपको, मोहन से। तो यहां क्या लिखेंगे, मोहन से अकाउंट, कितना लेना है, 5000, कितना मिल गया, 2500 मिल गया, और 2500 नहीं मिलेगा, वो लॉस में आ जाएगा। तो यह क्या रिकॉर्ड करेंगे आप, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। बैड डेट्स आपने रिकॉर्ड कर लिए, जो नुकसान वगैरह था, जो कैश मिलना था वो रिसीव कर ही लिया हमने, हमारा काम खत्म। देन मुबारक हो, कितना आ रहा है, वो रख कैसे आ रहा है, फिर क्या दिक्कत है, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा हो जो मैंने ना कराया हो तो बता। बस तैयारी कर बैठ के आराम से, कोई दिक्कत आती है कभी भी आ जा डाउट के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे बस मैसेज कर दो कि मुझे आज डाउट है, मैंने छुट्टी कर ली स्कूल की, आ जाऊँ। मैं सुबह सुबह बैठ के यहीं बैठा रहता हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ, मार्केट खुली होती है तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 तारीख को अप्रैल में क्या हुआ है, 8000 रुपए ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, मतलब मुझे 8000 लेने थे रमेश से, और वो रिकवरेबल नहीं है, मतलब रिकवर नहीं हो सकते, पूरा ही नुकसान हो गया। तो सारा ही नुकसान होने से क्या होता है, मेरा पूरा अमाउंट कहां जाएगा, बैड डेट्स के अंदर। यहां क्या लिखेंगे आप, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और नीचे टू रमेश डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, कितना लेना था मुझे इससे, 8000, तो पूरा 8000 रुपए रिकॉर्ड हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, डन, हो गया। अगला 3 तारीख को क्या हुआ, दोबारा से बैड डेट्स, नुकसान होता तो हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। जितने भी लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब कहां जाएंगे, डेबिट साइड पे। इनकम वगैरह है तो वो जाएगी तुम्हारी क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। एक्सपेंस क्या है, और लॉस डेबिट, इनकम क्या है तुम्हारे पास, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, वो सब किसका पार्ट है,
क्रेडिट साइड का पार्ट है। डन। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उसके हिसाब से, है ना। चलो अगला पॉइंट क्या था, 3 तारीख को श्याम हु ओल्ड कितना 15,000, जो हमें कितना देता 15,000, बिकम इंसॉल्वेंट, डूब गया, कितना दिया उसने, एंड रिसीव्ड 50% फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी से हमें कितना मिल गया 50% मिल गया। तो ये कौन सा केस, पहली वाली एंट्री है, सही है। तो एंट्री क्या बनेगी तुम्हारे पास 3 तारीख को, क्या क्या लिखोगे आप, 3-4 को क्या लिखेंगे इधर, कैश जो मिल गया और जो नहीं मिला वो बैड डेट्स में आ जाएगा, और 2 पैसा लेना किससे था ये सारा, श्याम, तो नीचे क्या लिखोगे आप, टू श्याम्स अकाउंट, या फिर श्याम काफी है, कितने लेने थे मुझे इससे 15,000, कितने मिले 7,500 हमें मिल गए, यहां रिकॉर्ड कर लेंगे, नरेशन सेम, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। चलो लास्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए, कैश टू बैड डेट्स, बस बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बताया था ना, एग्जांपल दिया था आपको एक, है ना। हाँ मतलब आपका एक नुकसान जो पिछले साल हो चुका है, आप मान चुके थे ये बंदा वापस नहीं आएगा, सोहन लेके भग गया, अब ये आया पैसे देने, सपना आया होगा माता रानी का कि पैसे दे क्या वरना तेरा बुरा हो जाएगा इस साल, ये भगा भगा आया कि माता ने श्राप दे देगी वरना पैसे दे दो वही, ठीक है। तो ये बंदा क्या आया, पिछले साल जो पैसा नहीं दे रहा था, अब अंतरात्मा जाग गई, पैसा देने आ गया, तो मिल गया पैसा। तो पैसा अगर मिला तो हम क्या करेंगे, इसका रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ, कैश मिला ना आपको, क्या क्या लिखोगे आप, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो पैसा आपको मिला वो आपका इनकम है नया, सोहन से मिला, सोहन से मुझे कोई मतलब नहीं, सोहन मेरा कस्टमर है ही नहीं अब, हम तो पिछले साल मान चुके थे कि चला गया वापस नहीं आएगा, बेशर्म इंसान है, लेकिन आ गया वापस। तो अब ये अगर आ गया तो ये मेरी इनकम है, इस इनकम का नाम क्या लिखोगे आप यहां पे, दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना मिलना था, कितना मिल गया मुझे इससे 10,000, तो जो मुझे मिल गया उतनी मेरी इनकम बन जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे आप, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम, कौन देके गया ये, सोहन, तो यहां नाम मेंशन कर दो नरेशन के अंदर, ऊपर एंट्रीज में सोहन का नाम कहीं नहीं आएगा, ठीक है। लो जी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये कर लो, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा कवर्ड है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो देखो ये जो सेक्शन हमारे पास है इसको बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या है हमारे पास, कैसे करनी है, क्या करना है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। देखो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का सिंपल सा मतलब है, आपको यहां पर ना आपका बैंक मिलेगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब बैंक में या तो पैसा दिया जाएगा या तो बैंक से पैसा लिया जाएगा, या तो बैंक बढ़ेगा या तो बैंक बैलेंस कम होगा। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है जो हमारे किस कौन से वाले बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, बैंक बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस व्हिच अफेक्ट्स बैंक बैलेंस उन्हें हम बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब इसमें आपका बैंक का जो बैलेंस है, मतलब बैंक में जो पैसा आपने रखा हुआ है उस पे या तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा या तो क्या इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो एज अ बैंक बैलेंस ये हमारा क्या है, एसेट्स है। तो अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फंडा हमें समझ में आता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। बट इतने से ऊपर खत्म नहीं होता, ऐसा नहीं कि इतना बस समझा दिया और हो गया टॉपिक, नहीं, बहुत सारी चीजें और है इसके अंदर। तो देखो क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पेमेंट की, अटक गया बेचारा, रोन लग गया ये भी, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, हाँ रोल हो रहा है, सही बात है, ठीक है। देखो अब इसमें दो चीजें होती हैं, व्हेन पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक, आपने क्या किया, पैसा दिया है, किसके थ्रू दिया है, चेक से दिया है। तो बैंक में ट्रांजैक्शंस बैंक बैलेंस कब इफेक्ट करेगा, या तभी करेगा जब पैसा आप दोगे, और कैसे दे रहे हो आप, चेक से पैसा दे रहे हो। तो जब भी आप किसी को चेक दे रहे हो तो पैसा घटेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस,
तो उस सिनेरियो में आपकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या बननी चाहिए बताओ? बैंक बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो नीचे क्या आएगा? बैंक अकाउंट। और ऊपर क्या आएगा? जिसको पैसे आपने दिए, कोई तो पार्टी होगी जो कौन है? रिसीवर है मेरा, है ना? रिसीवर। या तो आप किसी को पैसे दोगे या तो आप किसी चीज के लिए पैसे दोगे, सामान खरीदोगे या बेचोगे, कुछ तो होगा। तो कोई ना कोई एसेट्स आपने खरीदा, उसके लिए भी हो सकता है। या फिर आपने कोई गुड्स खरीद लिए, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या आएगा तुम्हारे पास? ये आएगा। तो तीनों सिनेरियो में क्या हो रहा है? बैंक बैलेंस कम ही हो रहा है। तो इस वाले सिनेरियो में आपका बैंक बैलेंस कम हुआ, और ऊपर क्या लिख देना है आपको? जहां पैसा यूज हुआ आपका। अगर पैसा किसी को दिया तो उसका नाम, किसी एसेट को खरीदा तो उसका नाम, परचेज किया सामान तो उसका नाम आ जाएगा, कोई खर्चा किया तो उसका नाम आ जाएगा। बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, हम दे सकते हैं, हम करते नहीं, यूपीआई भी तो करते हैं हम। तो यूपीआई करना क्या है? बैंक बैलेंस ही तो है तुम्हारा। ठीक है, 1 रुपये टॉप करके ला, पेटीएम कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल दे दो चेक फाड़ के, तुम खुद ही नहीं दोगे चेक फाड़ के। ठीक है, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि चेक जब खत्म हो जाता है ना, तो चेकबुक दोबारा मंगवानी पड़ती है बैंक से, और उसके लगते हैं पैसे। तो आपको खुद को पता है कि एक चेक देने का मतलब कम से कम 10-12 रुपए का खर्चा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप नहीं दोगे 1 रुपए के लिए चेक। डन। चलो, हाँ, बाउंस हो गया तो फिर तो समझ ही लो भाई क्या ही है। ये वाला क्लियर है? अच्छा देखो, एक बार बताओ, चेक देने से क्या आपका और कोई सिनेरियो बन सकता है? यहां पे एक ही सिनेरियो बनेगा। मुझे पता है कि जिसको मैंने चेक दिया वो सीधा कहां भगेगा? बैंक ही भगेगा। लेकिन जब हम चेक से पैसे लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? व्हेन पेमेंट रिसीव्ड। अभी हम क्या किया? ऊपर मैंने पेमेंट दिया है, पेमेंट मेड बाय चेक, मेड बाय चेक। और ये क्या है? पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो यहां पर मेरे ना 3 केस बन जाते हैं। कौन कौन से केस बनेंगे? जब मुझे चेक मिलेगा, तो क्या चेक मिलना बैंक बैलेंस को बढ़ाने के बराबर है? मेरे को चेक मिला, क्या मेरा चेक मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? कैसे? जब तक वो चेक बैंक में नहीं जाएगा तब तक बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? तो चेक रिसीव किया, पेमेंट रिसीव करी किससे? चेक से रिसीव कर। तो यहां पे 3 सिनेरियो बनेंगे तुम्हारे पास। सिनेरियो नंबर 1 क्या बनेगा? पहला, चेक रिसीव्ड, आपने चेक रिसीव किया एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। डिपॉजिट कब करा दिया आपने? सेम डेट को जमा करा दिया। तो अगर आपने चेक सेम डेट को जमा करा दिया तो जाहिर सी बात है आप क्या सोचोगे? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा आपका। तो उस केस में जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी? बैंक बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि आपने क्या किया? चेक जमा करा दिया ना। जैसे ही मैंने चेक जमा कराया तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। और नीचे क्या लिखोगे? जिसने दिया चेक आपको, तो वो कौन है? गिवर। यहां क्या लिखेंगे हम? टू गिवर्स अकाउंट, जिसने भी चेक आपको दिया। डन। तो ये एंट्री बन जाएगी आपकी। हो गया हमारा काम खत्म। चेक लिया और जमा हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये बोले कि चेक रिसीव हुआ, क्या हुआ है? चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट। आपने क्या किया है? सेम डेट जमा नहीं कराया। ठीक है, और डिपॉजिट डेट इज गिवन इन क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में क्या है? डिपॉजिट वाली डेट गिवन है। अब कैसे गिवन है? मान लो आपको चेक यहां मिला 7 तारीख को, लेकिन जमा यहां पे हो रहा है। क्वेश्चन ने बताया ऐसा, पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ चेक मिला, यहाँ पे लिखा होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने चेक दिया, और आपको यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि चेक जमा कराया नहीं कराया। तो आपका अगला स्टेप क्या होता है? आप ये चेक करोगे कि चेक कब जमा हुआ, नीचे की इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे, और आपको डाटा मिल गया कि मुझ में कि जो चेक ऊपर, ये वाला चेक जो है वो यहाँ पे जमा हुआ है। तो यहां पर कोई एंट्री करोगे आप? जिस दिन चेक लिया उस दिन कोई एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? यहाँ पे चेक रिसीव कर लिया आपने, जमा नहीं कराया बस। तो चेक रिसीव किया तो कुछ तो मिला आपको। क्या मिला? चेक मिला।
तो आप जो अकाउंट यहां पे ओपन करोगे उसका नाम क्या होगा तुम्हारे लिए, दैट इज चेक इन हैंड, कि आपके हाथ में चेक तो आ ही चुका है ना, और वो चेक पैसे के बराबर ही तो है, बस अभी उसका पैसा मेरे हाथ में नहीं है, केवल चेक हाथ में है। चेक किसने दिया, कोई ना कोई पर्सन देगा, तो उसका नाम क्या होगा, गिवर अकाउंट। डन, ये वाला एंट्री क्लियर है। अच्छा, ये एंट्री आपने कब करी है, ये वाली एंट्री रिसीविंग डेट पर, जब भी चेक आपने रिसीव किया, ये उस डेट की एंट्री है तुम्हारी। डन। अच्छा, अब जब आपने ये एंट्री कर दी रिसीविंग डेट वाली, रिसीविंग डेट के बाद एक डिपॉजिट डेट होगी, तो डिपॉजिट डेट पर आप क्या एंट्री पास करोगे, डिपॉजिट डेट को क्या हुआ, आपने पैसे जमा करा दिए, तो जब पैसे जमा करा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी तुम्हारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक में पैसे कहां से आए, कहां से आए बैंक में पैसे, ये वाला चेक जमा कराया आपने, तो नीचे क्या लिखोगे आप, टू चेक इन हैंड, यहां मेंशन कर देंगे चेक इन हैंड। डन, ये वाला चेक था मेरा, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा क्रेडिट साइड में। डन, हो गया हमारा काम, ये वाला केस क्लियर है। चेक लिया, जमा नहीं किया, जमा जब किया वो डाटा गिवन है। क्लियर। अच्छा, अब एक और पॉइंट मेरे पास इसके अंदर आता है, केस नंबर 3, नहीं वो 4th केस में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिट डेट इज नॉट गिवन। पूरे क्वेश्चन में आपको ना डिपॉजिट की डेट क्या है, कि आपने उस चेक को कब जमा कराया, वो गिवन ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, बेस्ट एजम्पशन क्या होती है, चेक आपके पास, क्वेश्चन ने ये बोला कि चेक मिल गया आपको, कस्टमर आया चेक देके चला गया, लेकिन क्वेश्चन में यहां पे चेक मिला, लेकिन यहां से लेके यहां तक आपने चेक किया और उसमें इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, कहीं पर मिल ही नहीं रही आपको, है ही नहीं कि चेक जमा कब कराया गया है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, बेस्ट एजम्पशन। मुझे बताओ, अगर आपको चेक मिले, एक नॉर्मल इंसान को चेक मिलता है तो वो क्या करता है, और संभाल के रखे, करेगा क्या, दो हो जाएंगे, बैंक में जमा, एक समझदार इंसान बैंक में जमा करने जाएगा ना चेक को, क्योंकि चेक का मतलब क्या है, बंदा पैसे दे रहा है, और पैसे दे तो रहा है वो चेक से, लेकिन वो पैसे तब मिलेंगे जब वो चेक बैंक में जाएगा, समझदार इंसान तो बैंक ही जाएगा। ठीक है, समझदार इंसान खुद नहीं रखेगा अपने पास, समझ में आया। ठीक है, तो आपने बेस्ट एजम्पशन क्या लगानी है, कि भैया बैंक में जमा हो गया सेम डेट पर, तो यहां पर एजम्पशन यूज होगी तुम्हारी कि चेक बैंक में जमा हो चुका है, तो एंट्री क्या बनेगी तुम्हारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट। ये क्लियर हुआ कि आपने एजम्पशन मानते हुए एंट्री पास कर दी कि मैंने चेक बैंक में जमा करा दिया, खत्म बात। ठीक है, अच्छा किसी को पता है चेक की एक्सपायरी कितनी होती है, 3 महीने, पहले 6 थी अब 3 हो गई है, 3 महीने, जो डेट आपने डाल दी उस डेट से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और उस डेट के बाद 3 महीने तक वो चेक पैसे के बराबर है, बैंक में जाओ जमा करो पैसे मिल जाएंगे। 3 महीने के बाद जाओगे तो बाउंस चार्ज कटेंगे वो अलग, ठीक है, पैसे भी नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली आपने बैंक को चेक दिया और आपने नहीं देखा, तो बैंक ने तो एक वर्कर लगा रखा है ना, सब चीज चेकआउट करने के लिए, उसके मेहनत लगी, तो बैंक तो पैसे काटेगा। ठीक है, तो बाउंस चार्जेस लगते हैं। ये क्लियर हुआ, डन। हाँ, बाउंस चार्ज क्यों लगता है भाई, देखो आपने गलती करी और आपकी गलती की वजह से किसी और को मेहनत करनी पड़ रही है, तो अपनी मेहनत के पैसे नहीं लेगा, वो लेगा ही लेगा, वो बाउंस चार्जेस हैं। ठीक है, चलो देखो 3 केस मैंने आपको करा दिए ये वाले चेक से रिलेटेड। अब एक पॉइंट और बनता है मेरे पास जिसे बोलते हैं बाउंस चार्जेस। ठीक है, बाउंस चार्ज बेसिकली क्या होता है, अगर आपने चेक जमा कराया बैंक में और बैंक को पता लगता है कि जो चेक आपने जमा कराया उसमें कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है, डेट गलत है, साइन मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अमाउंट गलत लिख दिया आपने, ज्यादा लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई और मिस्टेक कर दी, किसी भी तरीके की गलती हो सकती है, या फिर जिसका चेक है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, ये भी हो सकता है ना भाई, आपने मुझे चेक दिया और आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है जितने का चेक दिया तुमने मुझे, तो बाउंस ही होना है। तो मेरी गलती है ना कि मैंने सामने वाले से पूछा नहीं जमा कराने से पहले, कि भाई फोन करे पूछूंगा भाई भाई जमा करा दो चेक, पैसे हैं इतने, तो बंदा बोलता हाँ सर जमा करा दो कोई दिक्कत नहीं है,
तो मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, तो बैंक की मेहनत बच गई, तो तब वो पैसे नहीं लेगा। ठीक है, देखो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी मेरे पास, यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में, डिसऑनर ऑफ चेक। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बाउंस को बोला जाता है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन ऑफ चेक। तो जब एक चेक कैंसिल होता है तो होता क्या है इस केस में, पैसे जो आपने बढ़ा दिए थे उसे कम करने पड़ेंगे दोबारा, तो कम करेंगे तो क्या होगा नीचे, टू बैंक अकाउंट। और डेबिट में क्या लिखोगे आप, जिसने ये चेक दिया था उसको दोबारा से क्या बनाओगे आप, डेटर बनाओगे, उसको बुलाओगे ना, भाई चेक लेके जा अपना, तो चेक लेके जाएगा अपना, तो कौन हो गया, उस बाउंस चेक का रिसीवर। तो जिसने चेक दिया था एक गिवर, ये बंदा, उसको दोबारा पकड़ लेंगे, भाई इधर ले चेक ले जा अपना। तो जो गिवर था मेरा, उसी को ही हम लोग क्या बना देंगे, यहाँ पे डेबिट साइड पे डाल देंगे और अपनी एंट्री पास कर देंगे। दैट मींस इस एंट्री की एग्जैक्टली कौन सी एंट्री बनती है, ये रिवर्स एंट्री आप पास कर दोगे जब डिसऑनर होगा तब। जमा वाली सेम उल्टी रहती है। हाँ, कल क्या है, कल तो 14 तारीख है, परसों नहीं आना, कल तो आना ही है। ठीक है, क्या परसों 14 को तो आना ही है, कल तो 14 ही है, तो कल तो आना है। हाँ तो 15 को आ जाना। हाँ बना लेना काइट वाइट, ठीक है जी, सही, आ जाना आ जाना। चलो जी, देन ये हो गया। अच्छा एक और होता है मेरे पास बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस बाय बैंक, एंट्री बताओ। बैंक चार्जेस बैंक ने काटे, तो बैंक ने चार्जेस काटे, हमारा खर्चा हो गया, खर्चा हुआ तो कहां जाएगा वो, डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे आप इधर, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड पे पैसे किसने काटे, पैसे मांगेगा वो, क्या लिखोगे, बैंक या कैश, है जी, बैंक तुम्हारे पैसे काट रहा है 20 रुपए, और तुम्हें लगता है वो अपना एम्प्लॉय भेजेगा तुम्हें तुम्हारे घर पे, ला भाई 20 रुपए दे बैंक के, क्या बोलेगा वो तेरे अकाउंट में से काट लेगा, घर थोड़ी आएगा लेने के लिए 20 रुपए। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप सीधा सीधा इधर, बैंक अकाउंट से, बैंक से पैसे काट लिए। ठीक है जी, कराओ दर्शन कर लो, चाय पी जाना 20 रुपए की। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज होंगी आपकी, जिसमें आप क्या लिखोगे, आपकी वो वाली एंट्री यहाँ पे चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये लो जी, ये होगी आपकी सारी एंट्रीज एक साथ।